नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में टीजीटी सोशल साइंस का पेपर जो कि 1/11/2025 को हुआ था, तो उसका हम प्रश्न करवाने वाले हैं, जिसमें 20 जो हैं जीएस के प्रश्न किस टाइप से पूछे गए हैं उसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट है। देखिए, पहला जो जीएस में प्रश्न पूछा गया था टीजीटी सोशल साइंस में, वो ये पूछा गया था कि भारत की जनगणना निम्नलिखित में से किस पर आंकड़े प्रदान करती हैं। तो देखिए, जो जनगणना होती है वो दो प्रकार के आंकड़े प्रदान करती हैं। एक जनसंख्या, ठीक है, और दूसरा किस प्रकार के आंकड़े प्रदान करती हैं, प्रजनन दर। तो ये दो प्रकार के आंकड़े प्रदान करती हैं। अगर बात करें जनगणना की, तो हाल ही में जनगणना 2026-27 में की जा रही है, ठीक है। तो उससे संबंधित अगर कुछ फैक्ट आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो उसको याद रखना है। जैसे कि पूछ लिया जाए कि ये कितने नंबर की हैं, ठीक है। तो ये बात करें तो कुल अगर पूछ लें तो ये कितने नंबर की हैं, 16वें नंबर की हैं। कितने नंबर की हैं, 16वें, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद पूछ ले, स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ये कितने नंबर की हैं, 8वें नंबर की हैं। कितने चरणों में की जा रही हैं, 2 चरण में की जा रही हैं, ठीक है। इस बार की जो जनगणना की जा रही है 2 चरणों में की जा रही हैं। और जो इसका शुभंकर है, ठीक है, शुभंकर जो है वो क्या है, शुभंकर जो है, एक है प्रगति और दूसरा है विकास, ठीक है। देखिए, इसमें जो है प्रगति और विकास का मतलब क्या है। प्रगति मतलब प्रगति मीन्स महिला, और विकास ये पुरुष को इसमें लिया गया है। इसके नारा की बात कर लें, ठीक है, जो स्लोगन है वो क्या है। स्लोगन जो है ये है जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या है, जन भागीदारी से जन कल्याण, ठीक है। और अगर इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लें, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लें, तो ये है सुदर्शन पटनायक। क्या है, सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन, एक सेकेंड, सुदर्शन पटनायक जो है सुदर्शन, ठीक है, ये तिलावे से है, सुदर्शन पटनायक। तो इस टाइप से अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो इस बार की जनगणना से रिलेटेड है। अगर ये पूछ लिया जाए कि इस बार जो जनगणना हो रही है उसमें कितने भाषाओं में जनगणना की जा रही है, तो 16 भाषाओं में की जा रही हैं। कितने, 16 भाषा में की जा रही हैं जनगणना। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, क्या पूछा गया था। अगला ये प्रश्न है कि 27 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2025 तक भारत के प्रमुख जो पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, ठीक है, किस प्रकार के, तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। तो अगर इससे पूछ लिया जाए, अगर ये इस पैरा एथलेटिक्स के बारे में पूछ लिया जाए, तो अगर अदर फैक्ट के बारे में देख लिया जाए, तो अदर फैक्ट ये हैं कि ये कहाँ हुआ था, ठीक है, ये कहाँ हुआ था, ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। दिल्ली में किस स्टेडियम में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। भारत ने कितने पदक जीते थे, और ये जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप था वो कितने नंबर का था, 12th नंबर का था, ठीक है। कहाँ पे खेला गया था, दिल्ली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, 12th नंबर का था। और भारत इसमें 10वां स्थान प्राप्त किया, ठीक है। कौन सा स्थान प्राप्त किया, 10वां स्थान कौन सा प्राप्त किया, 10th रैंक, ठीक है, 10th स्थान प्राप्त किया। कितने पदक जीते, पदक की बात करें, ठीक है, तो 22 पदक जीते इसमें, ठीक है। और बात करें अगर 13वां, अगले पूछ ले जाए कि अगला जो है पैरा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप जो 13 नंबर का कहाँ होगा, ठीक है, 13 नंबर का कब होगा, 2027 में कहाँ होगा,
ताशकंद उज्बेकिस्तान में होगा। कहाँ पे होगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ये है नागरिकता से संबंधित है। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम, जैसे कि आप 2019 में एक काफ़ी सुने होंगे, कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। जैसे कि बहुत सारे जो नागरिक थे वो दूसरे देशों से भाग करके इंडिया में आ गए थे, तो उनके लिए एक विशेष कानून लाया गया, अधिनियम लाया गया, जिसको नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहा गया। ठीक है, तो उसमें जो अधिकतम जो क्या थी, सरकारी सेवा में कुल अवधि जो न्यूनतम थी 11 वर्ष की थी, उसको घटा करके कितना कर दिया गया? उसको घटा करके कितना कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा? अधिनियम 2019 के द्वारा। तो इस नागरिकता की बात करें हम, तो नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करें नागरिकता जो है वो संविधान के किस भाग में है। ठीक है, तो भाग किस में है? 2 में है। ठीक है, भाग 2 में है। नागरिकता की बात की गई है। नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। ठीक है, और बात करें इसमें और सारे फैक्ट्स हैं। जैसे कि नागरिकता की बात करें तो नागरिकता जो है भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है। ठीक है, अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 के बीच में है। ठीक है, इसमें बात करें अनुच्छेद 6 में क्या बात किया गया है? अनुच्छेद 6 की बात करें तो इसमें जो पाकिस्तान से लोग आए थे उसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 11 में किसकी बात की गई है? जैसे मान लीजिए कोई अपने देश से चला गया तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, अगर वो ज़्यादा दिन तक रह गया तो। ठीक है, नहीं, अनुच्छेद 9 में कहा गया, सॉरी, अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 11 में ये कहा गया है कि कानून बनाने का अधिकार सिर्फ क्या है? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 11 में, वो सिर्फ किसके पास होती हैं? संसद के पास होती हैं। ठीक है, संसद के पास होती हैं। ठीक, तो इस टाइप से आप नागरिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपसे अगर पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा वो ये है कि भारत में कौन सी टेक्नोलॉजी को स्व उत्सर्जक नम्य के रूप में बताया गया है और आधुनिक मोबाइल डिस्प्ले में उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LCD, LPG या OLED, CRT। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? ये हो जाएगा। ठीक है, OLED। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो क्या पूछा गया है कि ईद उल अजहा यह कुर्बानी का त्यौहार इब्राहिम और ईश्वर की आज्ञाकारिताओं के रूप में अपने बेटे को बलि देने की इच्छा से मरणोपरांत के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ईद उल अजहा किस इस्लामी महीने में पड़ता है? ठीक है, तो ये जो इस्लामी महीना है कौन सा है? इस्लामी महीना है, इसको बोलते हैं जुल हिज्जा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है? देखिए इससे बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे कोनेरू हम्पी, ये तो हो जाएगा कोनेरू जो हम्पी है वो किससे संबंधित है? शतरंज से है। लेकिन इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि अभी जो है तत्काल में ग्रैंड मास्टर कौन है? ठीक है, अभी कितने नंबर का ग्रैंड मास्टर चल रहा है? 98 नंबर का। ठीक है, 98 नंबर का ग्रैंड मास्टर पूछ लिया जाए। ठीक है, जो सबसे अभी हाल ही में बना है 98 ग्रैंड मास्टर। ठीक है, ग्रैंड मास्टर वो कौन है? वो है एसवर्थ एस। क्या है? एसवर्थ एस है, एसवर्थ एस। ठीक, कब बना है? जुलाई 2026 में बना है। लेकिन पूछ लिया जाए 97 नंबर का कौन है? ठीक है, 97 नंबर का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है हर्षवर्धन। ठीक है, 97 नंबर का पूछ लिया जाए तो हर्षवर्धन। ठीक, अगर 96 नंबर का पूछ लिया जाए तो 96 नंबर का कौन है? इथन बाज है। क्या है? इथन बाज।
ये कहाँ का, जैसे माँ हर्षवर्धन कहाँ का है, ये चेन्नई का है, ठीक है। इथेन वाज कहाँ का है, इथेन जो वाज है ये गोवा का है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे अलग अलग जो ग्रैंड मास्टर। जैसे सबसे युवा अगर पूछ लिया जाए तो सबसे युवा कौन सा है, आप जानते ही होंगे। सबसे युवा जो अभिमन्यु मिश्रा है वो सिर्फ 12 वर्ष का है। कौन है सबसे युवा पूछ लिया जाए तो अभिमन्यु मिश्रा, ठीक है। और सबसे ओल्ड पूछ लिया जाए, सबसे ओल्ड पूछ लिया जाए तो सबसे ओल्ड कौन सा हो जाएगा, सबसे जो ओल्ड है वो है हमारा विश्वनाथ आनंद, जो कि 1988 में ही क्या बन गए थे, वो शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है कुछ अनुच्छेद से पूछा गया, जैसे संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के विधानमंडल को राज्य सूची से सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में उस राज्य और किसी भाग के किस कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है, ठीक है। जैसे संविधान के अनुच्छेदों के अंतर्गत मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के विधानमंडल को राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने का विशेष शक्ति प्राप्त है। तो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 246, ठीक है। 246 जो है का जो 3 है वो इससे रिलेटेड है। तो बात करें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। जैसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 123, ठीक है। अनुच्छेद 123 पूछ लिया जाए आपसे तो अनुच्छेद 123 जो है वो किससे संबंधित है, अनुच्छेद जो 123 है वो किससे रिलेटेड है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, क्या कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें 143 की तो 143 में क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ठीक है। परामर्श सीधे लिख देते हैं, परामर्श, राष्ट्रपति परामर्श, ठीक है। अब बात करें अनुच्छेद 124 की तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। बात करें 129 की, अनुच्छेद 129 की, इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा गया है, ठीक है, अभिलेख न्यायालय कहा गया है, ठीक है। और बात करें 226 की, अनुच्छेद 226 की बात करेंगे तो अनुच्छेद जो 226 है वो क्या कर सकता है, जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी कर सकता है, ठीक है, रिट जारी लिख सकते हैं, रिट जारी, ठीक है। कौन, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो ये आप याद रखिएगा, अगर किसी एग्जाम में ये सब आर्टिकल्स पूछ लिया जाए तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हम बात करें स्थानीय सरकार की, बात की गई है तो स्थानीय सरकार में इसमें है कि स्थानीय सरकार पर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है, क्या है, तो इसमें स्थानीय शासन, ठीक है। स्थानीय शासन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्थानीय शासन की बात की गई है तो स्थानीय शासन किससे रिलेटेड है, पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। तो अगर पंचायती राज के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो पंचायती राज स्थानीय, देखिए एक है स्थानीय शासन, एक आप सुने होंगे इतिहास में स्थानीय स्वशासन, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, ठीक है, स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्वशासन के जनक, स्वशासन के जनक पूछ लिया जाए, अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये हो जाएगा स्थानीय स्वशासन का जनक पूछ लिया जाता है। आपने रिपन का नाम सुना होगा, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, रिपन, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्थानीय शासन की बात, ठीक है। स्थानीय जो शासन है इसमें आता है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, इसी को हम लोग बोलते हैं स्थानीय शासन। अब स्थानीय शासन की बात करें तो पंचायती राज जो व्यवस्था है वो अनुच्छेद किस में है, भाग किस में है, ठीक है, और अनुच्छेद किस में है,
तो भाग की बात करें तो भाग 9 में पंचायती राज का जिक्र है, भाग 9 में, ठीक है। और अनुसूची कितने में है? अनुसूची 11 में, अनुसूची 11 भाग 9 में जिक्र है। अनुच्छेद की बात कर लें तो अनुच्छेद क्या है? 243 से लेके 243 के ओ तक इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। कुछ और फैक्ट्स की बात कर लें हम, तो अगर आपसे पूछ लिया कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं, ठीक है, कितने विषय हैं, तो जो विषय हैं इसमें कितने हैं? वो 29 विषय हैं, 29 विषय को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन। 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है वो किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से संबंधित। तो इतने सारे फैक्ट्स जो हैं आप याद रखेंगे, अगर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, जून 2024 में भारत द्वारा किस देश के नागरिकों को ई मेडिकल वीज़ा जारी करने का अधिकार योजना थी, ठीक है। तो ई वीज़ा भेजने की योजना कहाँ की थी? तो ये है बांग्लादेश, ठीक है। ई मेडिकल वीज़ा, ठीक है, मेडिकल वीज़ा की बात हो रही है, तो भारत के द्वारा भेजा गया था कहाँ पे? बांग्लादेश। अगर पूछ ले इसी में हम बात कर लें, एक होता है पासपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का नाम सुने होंगे। अगर ये पूछ लिया जाए तो भारत का अभी किस 75वां स्थान है, ठीक है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के पाठ के आरंभ में किसका अभिवादन किया? जैसे कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, ठीक है, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, तो उन्होंने अपने पाठ के आरंभ में ही किसका जिक्र किया है? बृहस्पति और शुक्र का जिक्र किया है। किसका किया है? बृहस्पति और शुक्र का जिक्र किया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, ये पूछा गया था यहाँ पे कि किस फिल्म में, ठीक है, यहाँ पे 69वें, जैसे उस समय पूछा गया था, तो ये 69वें राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पूछ लिया गया, लेकिन ये हमें क्या है, उसमें दिया गया था ये रॉकट्री। लेकिन हमें क्या याद रखना है नेक्स्ट एग्जाम के लिए? 71वां, जो अभी जो फिलहाल में दिया जा चुका है वो 71वां दिया जा चुका है, 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। इससे संबंधित हमें महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखने हैं, ठीक है, 71 राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित। तो इसमें हम देख लें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, ठीक है। फीचर फिल्म की बात कर लें तो कौन सा फीचर फिल्म में कौन सा किसको मिला था? ये 12th फेल को मिला था, ठीक है, जो आपने देखा ही होगा 12th फेल, जिसमें विक्रांत मैसी जी थे। इसीलिए विक्रांत मैसी जी को क्या है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड भी दिया गया है। तो एक सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड देख लें तो एक्टर का अवार्ड शाहरुख खान, ठीक है, शाहरुख एंड विक्रांत मैसी, ठीक है। एक्ट्रेस की बात कर लें तो ये मिला है रानी चटर्जी। रानी किसके लिए? रानी मुखर्जी को मिला है, ठीक है, मुखर्जी किसे? चटर्जी फिल्म के लिए, जो कि आप देखे होंगे मिसेज चटर्जी, जो नॉर्वे वाली केस थी, ठीक है, उस मूवी के लिए मिला गया है रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड। अगर आपसे पूछ लिया जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पूछ लिया जाए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, तो जो मोहनलाल है, ठीक है, दादा साहेब पुरस्कार, तो मोहनलाल का नाम आपने सुना होगा, जो साउथ के एक्टर हैं उनको दिया गया है, मोहन लाल। तो इस तरीके से आप कुछ महत्वपूर्ण है 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में आप याद रखेंगे। एक और डायरेक्टर का नाम आप याद रख सकते हैं। डायरेक्टर कौन थे? सुदीप्तो सेन, ठीक है, इसमें लिखने का जगह नहीं है तो आप याद रख लेंगे। सुदीप्तो सेन जो डायरेक्टर हैं बेस्ट उसको मिला था। और हिंदी फिल्म के बारे में पूछ लिया जाए तो कटहल और जैक फ्रूट मिस्ट्री, तो इसको दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे ज्योग्राफी से प्रश्न पूछ लिया गया है कि भारत के उत्तरी मैदान लगभग कितने किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रों में फैला हुआ है? तो भारत का जो उत्तरी मैदान है वो किस नदी के डेल्टाओं से बना हुआ है? तो यहाँ पे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा से बना हुआ है। और ये जो है 7 लाख
किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसको देखिए उत्तरी मैदान की बात कर लें तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। जैसे मान लीजिए यहाँ से, जैसे ये माउंटेन है, यहाँ से धीरे धीरे मैदान में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे ऊपरी इसमें 3 भागों में बांटा गया है। इसको हम लोग कहते हैं तराई, भावर और मैदानी, ये जलोढ़ मैदान क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जैसे पर्वतों से बड़े बड़े जो पत्थर आते हैं इसको तो इसको 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। दूसरा होता है तराई, जस्ट इसके निचले वाला भाग, यहाँ पे जलोढ़ मैदान होता है जो कि 2 प्रकार का होता है, खादर और बांगर। तो ये किन नदियों का कारण बनता है? देखिए इसमें 3 प्रमुख नदी हैं जिसके कारण ये जो उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। एक पहला सिंधु, ठीक है, गंगा और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस तरीके से इस मैदान का निर्माण हुआ है जिसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा उच्च मालवा घनत्व के कारण निम्न भू कक्षाओं के कैस्केडिंग टकराव की चेतावनी देती हैं? ठीक है, कैस्केडिंग जो टकराव है उसकी चेतावनी कौन देती हैं? तो कैस्केडिंग जो टकराव है उसको बोलते हैं केसलर सिंड्रोम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, देखिए इसमें पूछा गया है कि अंतरिक्ष अवार्ड, जो कि अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को समर्पित विश्व की पहली वैज्ञानिक संस्था, जो कि क्या नाम है उसका, कॉस्पर के द्वारा किसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था? तो ये प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया था 2024 में। और किसको दिया गया था? तो ये प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को दिया गया था। नेक्स्ट एग्जाम में भी यही पूछा जा सकता है क्योंकि ये चेंज नहीं हुआ है, अभी भी यही है, ठीक है। इसके आगे मतलब किसी को मिला नहीं है, कॉस्पर के द्वारा किसी को नहीं दिया गया, ये पूछा जा सकता है। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल एंड अनिल भारद्वाज। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर का, उत्तराखंड में संपन्न 38 नंबर के जो राष्ट्रीय खेल हैं वो कहाँ? इसमें देखिए इसमें गलत दे दिया गया है, इसमें दिया गया प्रथम स्थान किसे प्राप्त है, ठीक है। तो यहाँ पे जबकि महाराष्ट्र को राइट आंसर क्या दिया गया है, प्रथम स्थान जो है, क्वेश्चन तो सही है लेकिन इसका जो आंसर है ये गलत है, क्योंकि जो प्रथम स्थान है वो सर्विसेज को मिला है, ना कि महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र को सेकेंड नंबर स्थान मिला है, ठीक है। और थर्ड नंबर किसको मिला है? हरियाणा को। किसको मिला है? हरियाणा को थर्ड नंबर। पहले नंबर पे कौन है? सर्विसेज है। सेकेंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है। तीसरा नंबर पे हरियाणा है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो खेला गया है, ठीक है, 38 कहाँ पर खेला गया है? स्थान अगर बात करें किस स्थान पर खेला गया है तो उत्तराखंड में, ठीक है, यूके उत्तराखंड में। उत्तराखंड के 4 जगहों पर हुआ है। कौन कौन से बात कर ले तो हरिद्वार, ठीक है, देहरादून, नैनीताल और हल्द्वानी, ये 4 जगह हैं जहाँ पे देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और हल्द्वानी, ये 4 जगहों पे खेले गए हैं, ठीक है। तो आप याद कर लेंगे। इसमें पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? सर्विसेज। सेकेंड स्थान महाराष्ट्र। तीसरा नंबर हरियाणा, ठीक है, उत्तराखंड में हुआ है। अगर बात कर ले अगला यानी कि 39वें नंबर का राष्ट्रीय खेल कहाँ होने वाला है, तो इसकी हम बात कर लें तो ये मेघालय में होगा, ठीक है। कब होगा? 2027 में। मेघालय, सॉरी, मेघालय, ठीक है। जो 39वें नंबर का होगा वो कहाँ पे होगा? मेघालय में। तो इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें ये पूछा गया कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2024 के किस महीने में प्रभावी हुआ? जैसे कि आप जानते हैं कि इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो उसको जो लागू किया गया वो कब लागू किया गया? जुलाई में, ठीक है, जुलाई में लागू किया गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, किस भारतीय कंपनी ने जनवरी 2024 में भारत की पहली उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा शुरू की है? तो जैसे उपग्रह आधारित ब्रॉडबैंड सेवा किसने शुरू की है जनवरी 2024 में? तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? रिलायंस जियो। रिलायंस जियो जो है जनवरी 2024 में उपग्रह आधारित यानी सैटेलाइट द्वारा आपको क्या किया जाएगा? डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गुजरात के जौरवे संस्कृति की खोज किस वर्ष की गई? ठीक है,
तो ये 1950 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में इसकी जॉर्वे संस्कृति की खोज हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद फलन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ठीक है, फलन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो उत्पाद का इनपुट और आउटपुट, जैसे इनपुट आउटपुट यानी कि कितनी लागत है और कितनी की प्राप्ति हो, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उत्पादन फलन। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न कि व्यय विधि द्वारा निवल निर्यात की गणना कैसे की जा सकती है। जैसे निवल निर्यात, निवल में होता है शुद्ध, ठीक है, प्योर जो है एक्सपोर्ट की गणना कैसे की जाएगी। तो जब हम क्या करते हैं, निर्यात में से आयात घटा देते हैं तो हमारा प्योर जो है एक्सपोर्ट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि निर्यात ज़्यादा आयात कम है तो प्योर हमारा जो है इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज के 20 प्रश्न क्या हुए, समाप्त हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।